हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम पुस्तक। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय शिक्षा का विकास, यानी भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ, किस स्तर पे हुआ, उन सभी का अपन डिस्कस करेंगे। प्राचीन समय में किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, मध्यकालीन मुगल काल में किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, वो आधुनिक पाश्चात्य जब अंग्रेज आए उस समय किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, तो उसका कंप्लीट डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगी आपके लिए। शुरू करते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं। ये भारत में शिक्षा का विकास। भारत में प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। आश्रम, बौद्ध मठ, जैन मठ, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में दी जाती थी। बाद में जब मुग़ल आए तो मुग़लों के समय शिक्षा जो है मदरसों में दी जाने लगी। कहाँ पे दी जाने लगी? मदरसों में दी जाने लगती। जबकि पहले जो शिक्षा गुरुकुल में आश्रम हुआ करते थे, जैन मठ थे, और जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में ये शिक्षा दी जाने लगी थी। नेक्स्ट है पाश्चात्य शिक्षा, यानी कि आधुनिक शिक्षा। जो अंग्रेज आए उसके बाद में शिक्षा जो है 1781 में पहली बार वारेन हेस्टिंग के समय अरबी व पारसी भाषा में कोलकाता में मदरसे की स्थापना हुई। यानी कि उस समय जब मुग़ल गए थे तो मदरसों में शिक्षा दी जाती थी, इसी कारण से उन्होंने मदरसे की स्थापना की 1781 में। बाद में 1784 में विलियम जोन्स और हेस्टिंग ने भारतीय इतिहास को समझने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को बनाया कोलकाता के अंदर, और यह भारतीय इतिहास को समझना चाहते थे और भारतीय इतिहास के समझ करके भारत के ऊपर राज करना चाहते थे। इसी कारण से इनका यही उद्देश्य था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को बनाया गया। और इसमें जो संस्कृत में जो इतिहास था, भारत के जो ग्रंथ थे, उनको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके इन्होंने उनका अध्ययन भी किया। और इसी के लिए उन्होंने एक बुक को लिखा था जिसे एशियाटिक रिसर्च कहा गया है। एशियाटिक रिसर्च जो बुक लिखी उन्होंने, उसका नाम क्या था? एशियाटिक रिसर्च उसे कहा। नेक्स्ट है इनका जो उद्देश्य क्या था दोस्तों, भारतीय प्राचीन इतिहास का अध्ययन करना था। और उसी समय उन्होंने विल्कन्स ने भगवत गीता का नवंबर 1784 में संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया था। लेकिन इसके पहले 1776 के अंदर मनुस्मृति का अनुवाद किया था। किसका किया था? 1776 में भगवत गीता के पहले मनुस्मृति का भी अनुवाद कर दिया गया था अंग्रेजी में। और इसी के तहत 1784 में हितोपदेश का किया गया। अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास के द्वारा लिखित हैं, उसका विलियम जोन्स ने अनुवाद किया। गीत गोविंद का विलियम जोन्स ने किया 92 में, 1792 में। विलियम जोन्स एंड विल्कन्स ने, किसने? विलियम जोन्स एंड विल्कन्स ने मिलकर भारतीय विषय ज्ञान शास्त्र के जन्मदाता, इन्हें कहा गया है विलियम जोन्स एंड विल्कन्स ने भारतीय विषय ज्ञान शास्त्र के जन्मदाता, यानी कि जो भी विषय थे उनका जो ज्ञान शास्त्र है उनके जन्मदाता कौन है? विलियम जोन एंड विल्कन्स हैं। सत्रह सौ 1776 में मनुस्मृति का अनुवाद संस्कृत में किया गया। किस में किया गया? संस्कृत में मनुस्मृति का अनुवाद किया गया। और उससे क्या कहा गया? अ कोड ऑफ जेंटू लाजा, यानी कि जब इन्होंने अनुवाद कर दिया तो उसके बाद में इसका नाम क्या रखा गया? अ कोड ऑफ जेंटू लाज रखा गया। और 1792 में जोनाथन डंकन के प्रयास से बनारस के अंदर क्या हुआ? सर्वप्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी 1792 में। 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। नेक्स्ट जो आता है चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट कौन था? ये एक सिविल सर्वेंट था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था। और इसने शिक्षा का प्रसार पर एक विचार दिया कि शिक्षा का प्रसार कैसा हो? इंग्लिश में होना चाहिए, जिससे भारतीय इसको समझेंगे और अंग्रेजों की बात ही सोचेंगे। और उसी के साथ इसने एक स्टेटमेंट दिया, ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ सोसाइटी एमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेनियों को अच्छा समझेंगे वह यदि आप उनको अंग्रेजी में शिक्षा दोगे तो। और इसे ही भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। यानी मैकाले को नहीं कहा जाता, किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, क्योंकि इसने 1792 में ही यह
स्टेटमेंट दे दिया था और शिक्षा का प्रसार इंग्लिश में हो, इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट है 1800 में लॉर्ड वेल्जली आया और उसने क्या किया, कंपनी के असैनिक अधिकारियों के बच्चों के लिए, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, सैनिक अधिकारी नहीं है, उनके बच्चों के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। परंतु क्या हुआ, 1802 में इसे बंद कर दिया गया क्योंकि 1806 में इंग्लैंड में हेलबरी प्रशिक्षण शुरू हो गया था। 1813 में जब चार्टर एक्ट आया तो चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा, यानी कि जो हिंदी की जो शिक्षा है उसके प्रचार प्रसार हेतु 1 लाख रुपए का बजट पेश किया गया। क्या किया गया? 1 लाख रुपए का बजट पेश किया गया या पारित हुआ। अधोमुखी निषेधन सिद्धांत ये ऑकलैंड के समय आया था ऐसे तो। और अधोमुखी निषेधन सिद्धांत क्या था? इसके अनुसार शिक्षा जो कि उच्च वर्ग के लोगों को दी जानी चाहिए और वहाँ से चन के, यानी कि उसके बाद में निम्न वर्ग के लोग उन्हें देख करके शिक्षा के महत्व को समझेंगे और शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो ये अधोमुखी निषेधन सिद्धांत ये था कि शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों को ही दी जानी चाहिए। और उसी के तहत 1817 में हिंदू कॉलेज अथवा प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना की गई थी कोलकाता के अंदर। कौन से कॉलेज की? हिंदू कॉलेज बोलो या प्रेसिडेंसी कॉलेज बोलो, जिसकी स्थापना की गई थी कोलकाता के अंदर। बाद में राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर के प्रयासों से 1854 में इसे क्या बना दिया गया? महाविद्यालय बना दिया गया। डेविड हेयर की नीति, डेविड हेयर की नीति क्या थी? इसने संस्कृत और अरबी की बजाय जो शिक्षा होनी चाहिए वो बंगाली और अंग्रेजी में दी जानी चाहिए, ये कहा। डेविड हेयर की नीति के अनुसार ही धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू होगा। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत डेविड हेयर की नीति के अनुसार ही लागू हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले 40 वर्षों तक शिक्षा की नीति का लक्ष्य कब बनाया गया? डेविड हेयर की नीति के अनुसार ही बनाया गया और उसमें निर्धारित किया गया शिक्षा का माध्यम कैसा हो और शिक्षा प्रणाली किस प्रकार से दी जानी चाहिए, यानी कि माध्यमिक शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो, इन सभी का जो नियम बनाया गया था वो डेविड हेयर की नीति के अनुसार ही बनाया गया था। जन सामान्य तक शिक्षा का प्रसार हुआ और इसका प्रयत्न कंपनी ने किया, प्रत्यक्ष रूप से किया। और उसके बाद में शिक्षा का माध्यम डिसाइड किया गया और प्राच्य विद्या यानी कि हिंदी विद्या को प्राच्य विद्या कहा गया और आंग्ल विद्या यानी अंग्रेजी विद्या को आंग्ल विद्या कहा गया। और हिंदी विद्या के समर्थक कौन थे? वारेन हेस्टिंग था और लॉर्ड मिंटो था, जबकि आंग्ल विद्या अंग्रेजी विद्या के लॉर्ड मोनेरो और मैकाले समर्थक रहे। हिंदी विद्या में इनका उद्देश्य क्या था? हिंदू और मुस्लिम साहित्य का पुनरुत्थान करना था, जो कि अंग्रेज इनको ख़त्म करना चाह रहे थे। उसको पुनरुत्थान करने के लिए हिंदू और मुस्लिम साहित्य का पुनरुत्थान करने के लिए प्राच्य विद्या हिंदी विद्या पर जोर दिया गया, जबकि आंग्ल या अंग्रेजी विद्या में लॉर्ड मोनेरो और लॉर्ड मैकाले का उद्देश्य था कि रंग एवं रक्त से तो जो भारतीय लोग हैं वो भारतीय हो, परंतु विचारों से कैसे हो? अंग्रेजों के समान हो, अंग्रेजों के समान ही सोचे। फिर बाद में क्या हुआ? हिंदी व अंग्रेजी के मध्य विवाद हो गया, जिसे क्या कहा गया? आंग्ल प्राच्य विवाद कहा गया। प्राच्य विद्या का नेतृत्व किसने किया? एच.टी. प्रिंसेप ने किया। और ये कौन था? लोक शिक्षा समिति के सचिव थे। एच.टी. प्रिंसेप लोक शिक्षा समिति के सचिव थे और इनका समर्थन किसने किया? H.H. विल्सन ने किया, जो समिति के क्या थे? मंत्री। वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड मिंटो ने हिंदू और मुसलमानों के साहित्यिक शिक्षा का समर्थन किया। पाश्चात्य आंग्ल विवाद अर्थात पाश्चात्य आंग्ल अंग्रेजी विवाद किस प्रकार से हुआ? नेतृत्व किसने किया? मोनेरो ने किया और एली प्लिंस्टन ने किया। मोनेरो और एली प्लिंस्टन ने इसका नेतृत्व किया, क्योंकि यहाँ पर मैकाले नहीं आएगा, विवाद में मैकाले नहीं है, मोनेरो और एली प्लिंस्टन हैं। समर्थक कौन था? लॉर्ड मैकाले यहाँ पर समर्थक हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का ये सदस्य था। लॉर्ड मैकाले कौन था? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य था। ये पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार कर एक ऐसा समूह बनाना चाहते थे जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हो पर विचार एवं बुद्धि से अंग्रेज हो, यानी कि अंग्रेजों के समान ही सोचे, इस प्रकार का ये समूह बनाना चाहते थे।
नेक्स्ट है यूरोप के, इन्होंने क्या कहा था उस समय कि एक यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का भाग भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यानी इन्होंने कहा कि जो यूरोप के अंदर एक पुस्तकालय में अगर यदि एक अलमारी में जितनी पुस्तकें रखी हुई हैं उन पुस्तकों का जो एक भाग हैं वो भारत के जितना भी साहित्य हैं, अरबी साहित्य व हिंदी साहित्य यानी कि हिंदुओं का साहित्य और मुसलमानों का जो भी साहित्य हैं उन सब के एक भाग के बराबर हैं। यानी कि यूरोप की अलमारी के एक भाग के बराबर वो सारा साहित्य हैं। और उसके बाद में एक प्रस्ताव आया जिसे यूरोप का साहित्य अंग्रेजी भाषा में है वो ज़्यादातर धन वे इसी पर होना चाहिए। और इन्होंने यूरोप के जो साहित्य था अंग्रेजी भाषा में उस पर धन अधिक मात्रा में खर्च करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया। और मैकाले ने भारतीय इतिहास के बारे में क्या कहा, ये क्यों अंधविश्वासों का भंडार है। यानी किसने कहा था, क्वेश्चन बन सकता है कि अंधविश्वासों का भंडार है भारतीय इतिहास, तो मैकाले ने इसके बारे में कहा कि भारतीय जो इतिहास है वह अंधविश्वासों का भंडार है। 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। यानी कब की गई, 1835 में कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। सर्वप्रथम भारत का सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कौन था, 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज था। और 1840 में भारतीय शिक्षा समिति जो बनाई गई थी उसको भी क्या कर दिया, भंग कर दिया और शिक्षा बोर्ड का निर्माण किया गया। प्रांतों में शिक्षा बोर्डों का निर्माण शुरू हो गया था उसमें 1840 में भारतीय शिक्षा समिति को समाप्त करने के बाद में। उत्तर पश्चिम प्रांत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुए उन्होंने क्या किया, भारतीय शिक्षा पर जोर दिया गया, यानी भारतीय देसी भाषा में शिक्षा पर जोर दिया और एक विस्तृत योजना बनाई। और जेम्स थॉमसन जो थे 1843 से 53 तक ये रहे। और उस समय जो गवर्नर जनरल था डलहौजी था। कौन था, डलहौजी। इनके समय डलहौजी गवर्नर जनरल था। और इसी समय डलहौजी के समय ही आईआईटी की स्थापना हुई। कहाँ पे, रुड़की के अंदर आईआईटी की स्थापना की गई थी रुड़की में, जो कि भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था। 1837 में आईआईटी रुड़की की स्थापना हो गई थी। और 1851 में पूना महाराष्ट्र में पूना संस्कृत कॉलेज और पूना अंग्रेजी कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1851 में पूना संस्कृत और पूना अंग्रेजी कॉलेज की स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट 1854 में, 1835 में तो कोलकाता में, जबकि 1854 में मेडिकल कॉलेज बनाया गया मुंबई के अंदर। यानी 1854 में मुंबई में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। उसके बाद में आ जाता है महिला शिक्षा। और महिला शिक्षा पर 1819 में देखते हैं तरुण स्त्री सभा बनाई गई थी कोलकाता में ईसाई धर्म प्रचारकों ने। किन्होंने बनाई थी, 1819 में तरुण शिक्षा स्त्री शिक्षा बनाई थी कोलकाता में ईसाई धर्म प्रचारकों ने। जोनाथन बेथुन ने मई 1849 में प्रथम महाविद्यालय बनाया था। मई 1849 में जोनाथन बेथुन ने प्रथम विद्यालय बनाया था। उसके बाद देखें तो 1854 में चार्ल्स वुड पत्र में स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया। चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र था उसमें स्त्री शिक्षा पर की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया था। और अन्य बात देखते हैं, प्रथम महिला स्नातक कौन थी दोस्तों, प्रथम महिला स्नातक थी कादिमनी गांगुली। कौन थी, कादिमनी गांगुली थी। और 1906 में दोंदो केशव कर्वे ने प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मुंबई के अंदर। किसने की थी, दोंदो केशव कर्वे ने 1906 के अंदर प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में की थी। अब नेक्स्ट जो है वो अगले पार्ट 2 में देखेंगे। उसमें देखेंगे अपन हंटर शिक्षा आयोग, यानी कि हंटर शिक्षा आयोग आया, उसके बारे में देखेंगे। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र देखेंगे, वुड डिस्पैच को देखेंगे, वो नई शिक्षा नीति देखेंगे। इन सभी को नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।